हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं। ठीक है, तो हमने कल इसमें स्थल परिवहन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन क्या होता है? देखिए, जल के माध्यम से या फिर जल का उपयोग करके किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया होती है उसे जल परिवहन कहते हैं। ठीक है, जैसे सबमरीन का इस्तेमाल करके या फिर बड़े बड़े शिप्स की सहायता से बहुत से भारी सामानों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। यह क्रिया जल परिवहन कहलाती है। भारतीय संस्कृति व व्यापार को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि मिली है जल परिवहन के कारण। जल परिवहन एक मतलब माना जाता है कि सबसे सस्ता साधन है, एक चीप एंड बेस्ट सोर्स होता है चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में देखा जाए तो जल मार्ग यानी नौ संचालन जो जल मार्ग है वो लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 3,700 मार्ग ही ऐसे हैं जो मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा चलते हैं या फिर तय किए जाते हैं। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय यानी कि जो नेशनल जल मार्ग है वो कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जल मार्ग है वह लगभग 1,620 यानी 1,620 किलोमीटर लंबा है। इसे नौगम्य जल मार्ग कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सदिया तथा धुबरी के मध्य देखा जाए तो 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, जिसे नौगम्य जल मार्ग 2, इसे ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग कहते हैं। इसकी लंबाई आप याद रखें कि 891 किलोमीटर है। तीसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर यानी कोट्टापुरम से कौमान तक उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें हैं जो 205 किलोमीटर की हैं। ये तीसरी जल मार्ग हैं। ठीक है, अन्य सक्षम आंतरिक जल मार्गों में आते हैं जैसे गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, बराक, सुंदरवन, बंकी घम हो गया, ब्रह्माणी नदी हो गई इत्यादि, दामोदर घाटी नहर आदि शामिल हैं। इन सबके अतिरिक्त देखा जाए तो जो विदेशी व्यापार है भारत तट पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। लगभग 95% जो विदेशी व्यापार है यानी मुद्रा रूप में देखा जाए तो 68% समुद्रों के द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पतन भारत को लगभग आप देख रहे हैं 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 181 मध्यम व छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ये आप लोगों से एक मैं कह सकती हूँ कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कौन सा पतन सबसे पहले विकसित किया गया था, तो वो है कांडला पतन। इन्हें आप याद रखेंगे। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। ये क्यों किया गया था? एक तो कराची पतन जो बंद हो गया था उसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को पूरा करने के लिए था। कांडलीय एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि को जोड़ता है तथा आयात व निर्यातों को संचालित करता है। मुंबई देखा जाए तो यह एक वृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन भी विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में देखा जाए तो मारमागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। देखिए, ये भी एक प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो मतलब निर्यात खनिज, लौह अयस्क आदि के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण पतन कौन सा है। तो इसे आप याद रखिएगा, मारमागांव पतन जो है उसके द्वारा ही खनिज और अयस्कों का निर्यात किया जाता है। ठीक है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन जो है वो कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है तथा जो सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची जो पतन है वह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। नेक्स्ट पे इसमें इन्हीं सब पतनों के बारे में बताया गया है। अब हम ये मैप देख सकते हैं आप, इसमें क्या बताया गया है, मुख्य पतन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो देखिए, आपको मैप भी पढ़ना होता है ज्योग्राफी में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल से सर्च आउट करके उनका एक प्रिंट आउट पेज से निकलवा लें और अपने रूम में या फिर अपनी किसी भी कॉपी के साथ, मतलब जिसे आप रोज़ एक बार देख सकें। तो इसे आप देखेंगे तो आपको चीज़ों की जानकारी होगी तथा आप एक बार मैप बनाने का भी प्रैक्टिस कर लें। मतलब जल्दी से मात्र 20 या 10 सेकंड में एक मैप बनाना अगर आ जाए तो बहुत से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मैप के द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया इसमें कि सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब हम वायु परिवहन पे आ गए। अब वायु परिवहन क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वायु यानी हवा के माध्यम से जब किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसे वायु परिवहन कहते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें कई सारे हमने वो बना रखे हैं परिवहनों का तथा व्हीकल्स का निर्माण हमने किया है, जैसे हवाई जहाज़ हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया इत्यादि। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, ये थोड़ा सा कॉस्टली माना जाता है, मतलब ये थोड़ा महंगा होता है, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने लगभग कई सारे संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में यानी आज के समय में जो बदलाव है वो काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। जैसे कि संचार बहुत ही आसान है। जैसे आप जानते हैं, जब हम लोग बहुत पहले फ़ोन पे बातें करनी होती थी, बहुत पहले तो फ़ोन भी नहीं था, लोग चिट्ठी ही लिखते थे, वो भी 1-2 महीने में पहुंचा करती थी तो बात हो जाती थी, नहीं तो नहीं हो पाती थी। और फ़ोन, अब तो फ़ोन कितना आसान हो गया है कि आपको एक दिन के कम से कम 30 से 40 मिनट फ्री मिलते हैं, आप किसी से आसानी से बात कर सकते हैं। 2001 के अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो अगर किसी को आप कॉल करते हैं तो मात्र 5 मिनट की बातों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। आई थिंक जितना लोग उस टाइम 1 हफ़्ते बात करके पैसे खर्च करते थे उतने में हम लोग आजकल 1 महीना चला लेते हैं अपना फ़ोन। तो पता नहीं कहाँ से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें तो सस्ती हो रही हैं, खासकर मोबाइल के मामले में। और मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, सभी के हाथ में है, जैसे अभी आपके भी हाथ में है, आप भी मोबाइल में ही देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से संचार को चीज़ों ने बहुत आसान कर दिया है। जब मन करता है, जैसे मन करता है, हम फ़ोन घुमा के बतिया लेते हैं। खासकर हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, भारत के लोगों को बहुत सारी बातें करनी होती हैं सबसे, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी से भी बात कर लें, जितना देर बात करना हो कर लें, परंतु ज़्यादा बात ना करें। वैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि फ़ोन से कोरोना ही फैल रहा है। नहीं, ये तो मजाक है, सच में मजाक है। फ़ोन से कैसे कोरोना फैलेगा, मतलब एक फ़ोन में वायरस घुस के और दूसरे फ़ोन में से वायरस निकलेगा, लिटरली बीच में कुछ है क्या, कैसे जाएगा। तो दूसरे पे आते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ देखा जाए तो भारत का एक तरह से व्यापारिक संबंध है। जैसे कई सारे परसेंटेज यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने परसेंटेज तक हमारे संबंध बनते हैं। जैसे कृषि से संबंधित उत्पाद वृद्धि 2.53 हो गया, खनिज अयस्क 9.12, रत्न व जवाहरात 26.75%, पेट्रोलियम उत्पाद 86.12% इत्यादि। ये सारी चीज़ें, अकार्बनिक रसायन, कोयला हो गया, कोक तथा कोयले का गोला इत्यादि। पर्यटन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाना, जिससे हम अलग अलग देशों के जो कल्चर्स हैं वो सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे चाइनीज़ फूड यहाँ कैसे आया होगा, जब चाइना का कोई यहाँ आया ही नहीं तो चाइनीज़ फूड कैसे आया, या फिर यहाँ का कोई नहीं गया तो। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो लोगों के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर्स, उनकी फूड, उनके रहने सहने का तरीका। जैसे कहते हैं ना, अगर आप एक रूम में एक बच्चे को रखेंगे बचपन से तो वो सिर्फ उतना ही सीखेगा जितना आप उसे बताएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक राज्य में
में भेजते हैं, एक शहर से बाहर भेजते हैं, एक गली से बाहर भेजते हैं, एक घर से बाहर भेजेंगे या फिर एक देश से बाहर भेजेंगे, तो वो और भी ज़्यादा विकसित करेगा, वो उतनी ही चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और सीखेगा। और आई थिंक कि ज़्यादातर पर्यटन से काफ़ी सारे कल्चर्स देश में आए हैं। लाइक संविधान भी पर्यटन से ही आया है। हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली हैं, तो अगर हमें पता नहीं होता कि उन देशों में वो चीज़ें हैं तो हम उन्हें कैसे ले पाते। तो पर्यटन के लिए भी काफ़ी सहायता हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले लोग बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे तो कितना ज़्यादा समय लग जाता था, मतलब महीने लग जाते थे पहुंचने में। और सात समुंदर पार कहा जाता था अमेरिका को, जिसमें पहुंचने में तो बहुत महीने लग जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आप चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं कि आप हेलीकॉप्टर ले सकें तो आप मात्र 30 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप ट्रेन लेके जाएंगे तो आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं। अगर आप बाइक से जाएंगे तो और फिर घंटे लग सकते हैं। अब बिल्कुल सक्षम नहीं है तो चल के जाइए। तो यही है कि अब चीज़ें सक्षमता पे डिपेंड हो चुकी हैं। उपलब्धियाँ बहुत कुछ उपलब्ध है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हैं और आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं, ये बुक कंप्लीट हो गई, कल हम न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। वैसे मैं सोच रही हूँ इसका रिवीजन भी कल करवा दूँ, तो कल हम लोग इससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर क्लास 11 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है पता है ना, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।